हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज फिर से एक बार अंकुर मिश्रा आपकी विनर क्लास में स्वागत करते हैं। आज बेटा हम आप लोग के लिए एकदम नया इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर उस बच्चे के लिए जो इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर समझता है। बेटा आज हम इंग्लिश को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोग को इंग्लिश बिल्कुल ही आसान लगने लगेगी। हर उस बच्चे को इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी जिसको इंग्लिश लगता है बहुत कठिन। तो बेटा आपको आज के बाद इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। अगर 1 बाय 1 मेरी आप क्लास लेते रहेंगे तो आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है, चाहे वो आपके एसएससी, एनडीए, सीडीएस, टेट, सीटेट, चाहे जिस स्तर के बच्चे हों, उनको इंग्लिश से थोड़ा लगता है डर। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश को रटने की कोशिश करते हैं। और मैं जिस इंग्लिश को आपको सिखाने वाला हूँ उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर को बेटा रटा नहीं सीखा जाता है, क्योंकि रटी हुई चीज़ भूल जाती है और सीखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। तो बेटा मैं आज आपको ऐसे टॉपिक के पास ले चलूँगा जिसके बिना इंग्लिश का कोई अस्तित्व नहीं, जिसके बिना इंग्लिश ग्रामर को सोचा भी नहीं जा सकता है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा। बेटा इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बेटा मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है वो किसके किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसको इतनी आसान तरीके, इतनी सरल तरीके, इतने ट्रिकी मेथड से पढ़ाऊँगा कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में अर्थात वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बेटा सबसे पहले ये जान लें कि ये टॉपिक किसके किसके लिए उपयोगी है। तो आइए बेटा बताते हैं। ये टॉपिक जो है आपके एसएससी का कोई भी बच्चा आराम से दे सकता है, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, या हमारे ऐसे भाई बंधु जो बीएड करने के बाद इंग्लिश को अपने लैंग्वेज के रूप में चॉइस करते हैं। तो वो टेट के बच्चे, सी टेट के बच्चे, मीन्स यूपी टेट अर्थात सी टेट के बच्चे के लिए ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेवल में और एसएससी लेवल में और टेट लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये कक्षा 9, 10, 11, 12 विद्यार्थियों के हर एक बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही अच्छे से मैं आज आपको ये टॉपिक सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा समय को नष्ट न करते हुए इसको हम आगे सीखते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है? अगर वर्ब को मैं अपने तरीके से बताऊं तो वर्ब इंग्लिश की जान है। इट इज द लाइफ ऑफ द इंग्लिश। यू कैन से दैट इट इज लाइफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज लाइफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे बेटा? बिकॉज we cannot imagine any sentence without verb. You can imagine the sentence without subject, without object. You can say that you can imagine the sentence of English without noun, without pronoun, without adjective, without verb, without any other parts of speech, but you cannot imagine any sentence without a verb. Let me just take an example. मेरे कहने का मतलब बेटा ये कि किसी भी सेंटेंस की कल्पना, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की कल्पना वर्ब के बिना नहीं की जा सकती है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता है, लेकिन वर्ब के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता है, लेकिन वर्ब बिना किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता से बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कहा आई टू स्कूल। पहला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आई टू स्कूल, तो बेटा मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिखा, मैंने यहाँ पे नाउन लिखा, मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लिखा, मैंने यहाँ पे नाउन लिखा, मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा बेटा? वर्ब नहीं लिखी। अब मैंने वर्ब नहीं लिखे तो मैंने देखा कि सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थात बिना वर्ब के सेंटेंस की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। सी वेरी
ब्यूटीफुल। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में क्या है आपका एडजेक्टिव है, इस सेंटेंस में आपका क्या है बेटा एडवर्ब है, इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, और बिना वर्ब के सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए बेटा कुछ ऐसे भी वाक्यों का हम लोग उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये इन सारे चीज़ों के बिना ही वर्ब अकेले दम पे एक सेंटेंस बना के रखता है। चलिए उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा क्या कहा भाई कि हमने कहा गो, तो आपने तुरंत देखा कि ये क्या है, एक वर्ब है। यहाँ पर ना ही कोई आपका नाउन है, ना ही कोई प्रोनाउन है, ना ही कोई एडजेक्टिव है, लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है गो। आपने एक एग्जांपल लिया क्या भाई, कम इन। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं, मीन्स मेरे कहने का मतलब कि बिना नाउन के, बिना प्रोनाउन के, बिना एडजेक्टिव के, बिना अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बिना आप सेंटेंस की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैंने आज आप लोग के लिए ये टॉपिक चुना है। टॉपिक क्या चुना है? वर्ब। टॉपिक चुना है आप लोग के लिए वर्ब। मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ही सरल और अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको चुना और मैंने सोचा कि इसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए, जैसे कि आप लोग कभी सीखे ना। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि पेन और कॉपी साथ लेके बैठिएगा, चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट करने से हमको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जहाँ भी बात आपको नहीं समझ में आएगी वहाँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को जरूर दिया जाएगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा बेटा वर्ब को दो टाइप से। वर्ब बेटा दो टाइप की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब बेटा सकर्मक क्रिया क्या होती है भाई? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा? वैसे जान लीजिए ऑब्जेक्ट केवल दो ही लोग बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट बनता है नाउन पूरे पार्ट साइज में, या तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है भाई? प्रोनाउन। इनके अलावा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा हमेशा? नाउन या तो प्रोनाउन। जैसे जैसे बात आप सीखते जाएंगे मैं आपको वहाँ सिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि कैसे केवल नाउन ही या कैसे केवल प्रोनाउन ही पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अब यहाँ बेटा हम लोग को देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। सकर्मक क्रिया, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्म के साथ ऐसी क्रिया जिसमें साथ में क्या है? ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है भाई? वो क्रिया होती है। अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें हमेशा क्या पाया जाएगा? वर्ब पाया जाएगा, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब बेटा हम लोग आपका प्रश्न ये दिमाग में आना चाहिए कि हम किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे? हाउ विल वी रिकॉग्नाइज अ ट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस, राइट? तो उसके लिए आई विल टेल यू मेथड। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी सेंटेंस में बड़ी आसानी से ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान सकते हैं। उसके लिए बेटा ग्रामर में दो वर्ड। पहला वर्ड क्या है भाई? व्हाट। अगर आप किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, अर्थात क्या। तो आपको क्या रिप्लाई मिलेगा कि, तो उससे ये पता चलेगा कि इस सेंटेंस में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। या फिर दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड है जो उसको बोलते हैं whom। whom मीन्स क्या होता है बेटा? किसे। अगर आप वाक्य में ये लगा के प्रश्न करेंगे whom, तो आपको तुरंत उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो वर्ब मिलेगी, उसको आप लोग क्या कहेंगे कि वो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या मिल जाएगा? ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा भाई? आपका ट्रांजिटिव में सकर्मक क्रिया।
क्रिया के साथ वाला ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसको समझते हैं बेटा। जैसा मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मी टेक एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पल इज राम bought a pen. Ram bought a pen. तो what did Ram bought? What did Ram buy? राम ने क्या खरीदा? जैसे ही आपने यहाँ पे रिप्लाई पूछा what, आपने क्या पूछा भाई what, उसका रिप्लाई क्या आ गया? तो रिप्लाई आया पेन। what did Ram buy? राम ने क्या खरीदा? तो इससे पता चलता है कि ये कैसा है भाई, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है? व्हाट से मिल रहा है। अब चलिए अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कृष्णा, जैसे मैंने कहा कोई और एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कृष्णा शाह मोनिका, कृष्णा सा मोनिका, कृष्णा सा मोनिका। तो whom did कृष्णा सा, कृष्णा ने किसको देखा? मोनिका। तो यहाँ पे किसको से रिप्लाई आ गया भाई? इसका मतलब whom से रिप्लाई आया। इसका मतलब ये कैसी वर्ब है भाई आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब। बेटा यहाँ पे हम ट्रांजिटिव वर्ब को शॉर्टकट में टीवी लिख रहे हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो दोनों वर्ब है, इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है बॉट, BOUGHT, ये कैसी वर्ब है भाई आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस में ये वर्ब कैसी है भाई आपकी? ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। चलिए बेटा आगे सीखते हैं। दूसरी हमारी जो बेटा वर्ब है, उस वर्ब का नाम है, आई होप कि बेटा आप लोग इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको हम मिटाते हुए चलेंगे। तो आप चीज़ों को पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते हुए चलिए। चलिए आगे सीखते हैं। दूसरा वर्ब है बेटा हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बेटा, अर्थात मेरे कहने का मतलब ऐसी वर्ब जिसमें क्रिया नहीं होती है। The verb which doesn't have any object, ऐसी वर्ब जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अकर्मक क्रिया हम पहचानेंगे कैसे बेटा? ऐसी क्रिया को पहचानने के लिए बेटा इनका रिप्लाई हमेशा 3 वर्ड से मिलता है। वो वर्ड कौन कौन से हैं बेटा? जैसे वेयर, अगर किसी भी सेंटेंस में रिप्लाई आपका वेयर से मिल रहा है तो अर्थात वो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। या आपका किसी भी सेंटेंस से रिप्लाई मिल रहा है हाउ से, हाउ का मतलब क्या बेटा? कैसे। तो ऐसी वर्ब को भी अगर किसी सेंटेंस में रिप्लाई हाउ से मिलता है तो ऐसी वर्ब को भी हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एंड द थर्ड इज व्हेन। अगर किसी भी वाक्य में रिप्लाई व्हेन से मिलता है तब भी बेटा वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। लेट मी टेक अ एग्जांपल। जैसे मैंने कहा राम स्पीक्स स्लोली, राम स्पीक्स स्लोली। चलिए रिप्लाई करते हैं। राम क्या बोलता है? क्या इसे रिप्लाई मिला? नहीं मिला, अर्थात ये ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। राम कौन बोलता है? तब भी इसका रिप्लाई मिला? नहीं मिला बेटा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम यूज करते हैं हाउ डज राम स्पीक, राम कैसे बोलता है, तो तुरंत ही आपको रिप्लाई मिलता है। क्या बेटा? कैसे बोलता है? स्लो बोलता है, धीमा बोलता है। जैसे मैंने कहा इसका मतलब कैसी वर्ब हो गई? इन ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने कहा सी sang well, शी sang well, वो कैसा गाती है? हाउ डज शी सिंग,
वो कैसा गाती है? तो इसका रिप्लाई मिला क्या भाई? वेल गाती है, अच्छा गाती है। इसका मतलब ये कैसी वर्ब है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसी वर्ब है। अच्छा, मैं और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहूं कि आई विल टीच यू टुमारो। आई विल टीच यू टुमारो। तो आई विल टीच यू टुमारो। चलिए बेटा, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आप अपने से आई विल टीच टुमारो, सॉरी यहाँ पे यू नहीं रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट बेटा आपने सोचिए कि ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा क्या भाई कि व्हेन विल आई टीच यू, मैं आपको कब पढ़ाऊंगा। तो इसका रिप्लाई किससे मिला भाई? व्हेन। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये कैसी वर्ब है आपकी? इनट्रांजिटिव वर्ब। बेटा इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप कि बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए अब बेटा मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिसमें आप हमें ये बताएंगे कि कौन सा वर्ड इसमें जो है ट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ड ट्रांजिटिव नहीं है। आप उसको पहचान बताएंगे कि कौन सा इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैंने कहा पहला एग्जांपल, राखी विल डिनोट मनी। दूसरा सेंटेंस से मैंने कहा शिखर हैज हेल्पलेस कैंसर। ने कहा चलिए बेटा वीडियो को पॉज करके आप जो है इसमें सर्च करिए कि इसमें कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है। बेटा वीडियो को पॉज करके ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप वास्तव में पहचान ले रहे हैं। इससे बेटा क्या बताता है कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको इंग्लिश आखिरी बार सीखनी है। इंग्लिश से डरना नहीं है। अगर आप अंकुर मिश्रा के साथ इंग्लिश पढ़ना है तो आपको जरूर इंग्लिश समझ में आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट में इसको सर्च करके बताइए।